जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उसको जल चक्र कहते हैं। ये चित्र दिया है जल चक्र। जल गड्ढे में जमा हुआ, होने के बाद वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद संघनन, संघनन के बाद वर्षण, वर्षण के बाद वह फिर आया, फिर वह मतलब प्रक्रिया वर्षण से शुरू होगा। वर्षण आएगा, पानी में गड्ढे में पानी जमा होगा, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन। इस प्रकार प्रक्रिया चलता रहता है। इसे जल चक्र कहते हैं। मतलब वर्षा, वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। शब्दावली: थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्रियाकलाप: अपनी थलशाला बनाएं। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे उसे अच्छी तरह से दबा दे। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छोड़ के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंद के रूप में नीचे गिरता है। इसमें क्या होता है, एक एक बोतल में 1/4 भाग में 25% भाग में मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद उसमें कुछ पेड़ का बीज डाल देंगे। उसके बाद जब वो बढ़ेगा और इसमें संघनन ऊपर मतलब जार को लगा देंगे। जब संघनन होगा तो ये उसका जो पानी रहेगा वो मिट्टी नीचे में एकत्रित हो जाएगा। यह इस प्रकार थलशाला कहलाएगा। विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ: ब्रह्मा नदी, गंगा नदी, उसी प्रकार विक्टोरिया झील है, नाइजर है, नील नदी, अमेजन नदी। जल का वितरण: हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण का प्रतिशत दिया गया है। जैसे महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 2.0, भूमिगत जल 0.0068, झीलों का अलवड़ जल 0.009, स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001। इस प्रकार 100% का वितरण है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है? तैराक इसमें प्लाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता
इसे सघन बना देती हैं। क्रियाकलाप। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवड़ी जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवड़ी जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं इस देखिए कि आप जल को कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। 9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच भौम जल, आधा चम्मच अलवण जल की झीलें और 1 बूंद नदियाँ। अलवण जल का वितरण है 9 2 11 1 12, मतलब 12 बूंद दिए गए हैं, आधा चम्मच जल। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण 2 लीटर जल ले। यह पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल की मात्रा लें। बर्तन में 12 चम्मच जल आपको दूसरे कटोरे में रख लें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवड़ी जल को दर्शाता है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल लगता है। ये न्यूज में दिया हुआ है कुछ। दी वाटर यू ड्रिंक कॉपिंग विथ वाटर scarcity, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। कई जगह सूखा की समस्या है। कई जगह पानी के लिए संघर्ष करते हुए लोग। दी वाटर यू ड्रिंक, गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, ये सब न्यूज में। एवरी ड्रॉप काउंट, प्रत्येक बूंद की गिनती होती है। इस प्रकार से जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पर्वत, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये प्रशांत महासागर। ये दिया है, क्या जानते हैं? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठती और गिरती रहती है तथा तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेजी तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं?
जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तक विस्थापित हो गया था। समुद्र धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अतिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटों पहले मिल जाती हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपी क्रियाएं बहुत कम होती हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी। सुनामी आने से पेड़ पौधे, घर, कच्चे घर सब टूट जाते हैं और फसल भी बर्बाद हो जाता है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आती जाती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लघु ज्वार भाटा। सूर्य, ये चंद्रमा, पृथ्वी। बृहद ज्वार भाटा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो ये होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा, देखते हैं इसमें। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक की सिद्ध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार
उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। एक चित्र दिखाया गया है। ये लघु ज्वार भाटा है, बृहद ज्वार भाटा। यह है लघु ज्वार भाटा। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। चांद एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा। चांद एवं पृथ्वी चांद एवं सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल चांद एवं सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है विपरीत दिशा में पड़ता है। इसे लघु ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सिद्धि में आ जाते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। तो इसे बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सिद्धि में आ जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? बृहत ज्वार भाटा। ऊपर का लघु ज्वार भाटा है, नीचे का बृहत ज्वार भाटा। उच्च उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के किनारे निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। जो समुद्री किनारे में स्थित राज्य है, जिस तरह उड़ीसा है, गुजरात है, इस क्षेत्र में जल से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। इसी प्रकार होता है, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडी है, तब जब दोनों मिलेंगे तो हाँ मछली पालन के लिए उपयुक्त वातावरण बन जाता है। यह है महासागरीय धाराएं। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है। दक्षिणी विषुवत धारा। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। निम्न प्रश्न के उत्तर लिखे। वर्षण क्या है? जल चक्र क्या है? लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ज्वार भाटा क्या है? कैसे उत्पन्न होता है? महासागरीय धाराएं क्या है? कारण बताइए। समुद्र जल नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। सही उत्तर बताना है। सभी का आंसर मिल जाएगा ऊपर। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। जल चक्र।
सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाते हैं। निम्नलिखित कथनों को सही जोड़ी बनाना है। कैस्पियन सागर है, ज्वार भाटा है, जल में अधिक चढ़ाव एवं उतार को ज्वार भाटा का सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगें हो सकती है। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं होती हैं। जासूस बनिएगा। एटलस की सहायता खोजी गई सभी नदियों को विश्व की रूपरेखा मानचित्र में बनाएं। अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें हमें हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। रेणुका ने इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हो। इनमें से कुछ रेगिस्तान में हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश के हैं, कुछ गर्म वर्षक वनों के हैं। वे पिछले कुछ गर्म वर्षा वनों के हैं। वे मुझे से कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 6.2 यह है 6 दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। यह है अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका। अमेज़न बेसिन में अमेज़न नदी बहता है। अमेज़न के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय वर्षा है, जहाँ 12 महीना दलदली क्षेत्र बना रहता है। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। पश्चिमी पर्वतों से निकलकर अंध महासागर में कैसे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिसमें भूमध्य रेखा गुजरती है? उन देशों के नाम बता सकते हैं। इक्वाडोर है, नीग्रो नदी भी बहती है इसके। क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच
हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यह का नाम अमेजन पड़ा। शब्दावली: सहायक नदी: यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु: जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यह गर्म एवं नरम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन: इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यह केवल वही वनस्पति पनप सकते हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यह आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। ये अमेजन वन। चित्र दिया है टोकन पक्षी का। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यह पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टाइपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की इन वनों में पाई जाती है मगर सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है मगर सांप अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने एवं पिरान्या मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवन की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अमेजन बेसिन पर ही विश्व का सबसे बड़ा सर्प देखा गया था। यह टाइपिर ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व की वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखिए एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वही है सबसे बड़ा सर्प अमेजन क्षेत्र में ही पाया गया था। वर्षा वन के निवासी: यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टिपियोका अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होती है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपना परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया।
अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता। विकास की विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बढ़ जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। वनों का क्रमिक विकास। ये बड़ा वन था, ये छोटे छोटे ये होता गया, फिर सकरा होता है। विनाश है, क्रमिक विनाश। पहले अमेजन इस तरफ दिखता था, धीरे धीरे नगरीकरण, वनीकरण, ग्रामीकरण होता गया और इस प्रकार ये स्थिति हो गई। कर्तन एवं दहन की पद्धति। किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। कोई जमीन खेती करने के बाद जमीन को छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद इसमें छोटी छोटी घास फूस आ जाते हैं। इसी को ही कर्तन एवं दहन कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदी है। कौन से घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, की सहायक नदियां हैं। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र ने कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। ब्रह्मपुत्र असम साइड में आता है तो असम क्षेत्र में बहने वाली नदियां उसकी सहायक नदी हो जाएगा। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। यह है गंगा नदी, यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि वहाँ से यहाँ से निकलता है, चीन तिब्बत की पठार की आगे से निकलता है और ब्रह्मपुत्र से बहते बहते गंगा नदी यहाँ से गंगा ऊपर से निकलता है और इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में आकर दोनों गिर जाती है या मिल जाती है। मानव पर्यावरण ने इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यह की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अब गंगा को देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र उधर जाए असम वगैरह से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाली पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग